हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम। और ये थ्योरम इतना इम्पोर्टेंट है कि ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। थ्योरम कहता है कि यदि f कोई फंक्शन है, ठीक है, क्लोज्ड इंटरवल a b से r में, कैसा फंक्शन है? मोनोटोनिक फंक्शन है, अर्थात एक दिष्ट फलन है। यानी कि ये f या तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है या तो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है। एक दिष्ट फलन क्या होता है ये हम लोग पढ़ चुके हैं दोस्तों, ठीक है। मोनोटोनिक फंक्शन क्या होता है एक बार फिर से हम यहाँ पे उसका रिवाइज कर लेंगे। तो हमें सिद्ध क्या करना है, पहले ये देखते हैं कि हमको सिद्ध करना है कि f क्या होगा, रीमान इंटीग्रेबल होगा इस क्लोज इंटरवल ए बी में। यानी कि अगर कोई फंक्शन किसी क्लोज इंटरवल ए बी में, ये डिफाइंड कोई फंक्शन अगर मान लो एक दिष्ट है अर्थात मोनोटोनिक है, तो वो निश्चित रूप से उस इंटरवल में क्या होगा, रीमान इंटीग्रेबल होगा। यही हमको सिद्ध करना है दोस्तों। पिछले थ्योरम में हमने देखा था कि यदि कोई फंक्शन किसी क्लोज्ड इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस है तो वो निश्चित रूप से उस इंटरवल में क्या होगा, रीमान इंटीग्रेबल होगा। अर्थात एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन इज रीमान इंटीग्रेबल। ठीक है दोस्तों, तो ये पिछले थ्योरम में हम लोग पढ़े थे और इस थ्योरम में पढ़ रहे हैं एवरी मोनोटोनिक फंक्शन इज रीमान इंटीग्रेबल। यानी कि प्रत्येक एक दिष्ट फलन रीमान समाकलनीय होता है, ये हमारा ये थ्योरम कहता है और इसी को हम सिद्ध करने जा रहे हैं दोस्तों। तो बात करते हैं कि मोनोटोनिक फंक्शन क्या होता है, एक दिष्ट फलन क्या होता है। दोस्तों, एक दिष्ट फलन मतलब या तो वो बढ़ता है तो बढ़ते रहे फिर घटे मत, या तो अगर वो घट रहा है तो घटता रहे फिर बढ़े मत। यानी कि एक दिष्ट, देखो नाम में ही स्पष्ट है, एक दिष्ट जिसके वन डायरेक्शनल में वो चलता रहे। जैसे अगर डेफिनेशन की बात करें तो मोनोटोनिक फंक्शन की डेफिनेशन कुछ इस तरह से दी जाएगी, ठीक है। यहाँ पे मैं रफ कार्य कर लेता हूँ। देखो, जैसे मान लीजिए उस फंक्शन, मान लो कोई फंक्शन f है और उसके डोमेन के कोई दो बिंदु अपन ले लेते हैं, ठीक है, मान लो x और y, जहां x और y का ये रिलेशन है, ठीक है, x इज लेस देन और इक्वल टू y। अब अगर फंक्शन मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है अर्थात एक दिष्ट वर्धमान है, तो समझ लीजिए कि जैसा रिश्ता आपको ये दो पॉइंट्स में दिख रहा है, ठीक वैसा ही रिश्ता आपको इन पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यूज के बीच दिखाई देगा। अर्थात x इज लेस देन और इक्वल टू y, तो fx इज लेस देन इक्वल टू fy। देखो, ये इससे छोटा या बराबर है, तो इन दोनों बिंदुओं पर जो फलन के मान होंगे उनमें भी वैसा ही रिश्ता होगा, अर्थात fx इज लेस देन इक्वल टू fy। ठीक है, fx इज लेस देन इक्वल टू fy। तो इस ऐसी स्थिति में ना हम क्या कहते हैं, ऐसी स्थिति में हम कहते हैं कि फंक्शन जो है वो क्या है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है। ठीक है, या अब देखो, या अगर मान लो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y है, तो fx इज ग्रेटर देन और इक्वल टू fy। जैसा रिलेशन पॉइंट्स के बीच, वैसा उन पॉइंट्स पर फंक्शंस की वैल्यूज के बीच भी वैसा ही रिलेशन होगा। यानी अगर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि x की वैल्यू y की वैल्यू से छोटी या बराबर है, तो किसी भी कीमत पर आप समझ लीजिए कि y पर फंक्शन की वैल्यू x पर फंक्शन की वैल्यू से छोटी नहीं हो सकती, या तो उसके बराबर होगी या तो बड़ी होगी। तो इसलिए अपन बोलते हैं कि ये फंक्शन क्या है, मोनोटोनिक है। ये इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। देखो, जैसा नेचर पॉइंट्स के बीच वैसा ही नेचर, जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना, x y से बड़ा या बराबर है, तो fx fy से बड़ा या बराबर होगा। ऐसी क्वालिटी अगर दिखाई दे रही है कि ऐसा होने से अगर ये आपको इंप्लाई होता हुआ दिख रहा है, तो फंक्शन मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, एक दिष्ट वर्धमान। और एक दिष्ट ह्रासमान अर्थात मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन किसको बोलेंगे, जैसा नेचर या जैसा रिलेशन जो है वो पॉइंट्स के बीच रहेगा, ठीक उल्टा उसका क्या होगा, जो उसको उन पॉइंट्स पर जो फंक्शन की वैल्यूज है उनके बीच रिलेशन होगा, ठीक उल्टा। जैसे कि अब मोनोटोनिक डिक्रीजिंग की डेफिनेशन अगर मुझे देना हो तो मैं ऐसे दूंगा कि यदि x इज लेस देन इक्वल टू y है, तो fx इज ग्रेटर देन इक्वल टू fy। यानी कि जस्ट पलट गया। देखो, यहाँ पर x y से छोटा या बराबर दिख रहा है, किंतु x पर फलन का मान y पर फलन के मान से बड़ा या बराबर होगा, तो जस्ट पलट जाएगा। यहाँ पे ऐसा ऐसा हो जाएगा। अगर ऐसी स्थिति आपको दिखाई दे रही है तो फंक्शन जो है वो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग कहलाएगा दोस्तों, घटता हुआ। अगर और सरल शब्दों में समझे तो ये है कि यदि आप जो फंक्शन है, ठीक है, जैसे ये क्या है, फंक्शन है, किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आप x का मान बढ़ाते जा रहे हैं और x का मान बढ़ाते जाने से अगर फलन का मान भी बढ़ते जा रहे हैं,
या एक्स का मान घटाते जाने से फलन का मान कम होते जा रहा है, तो आप बोलेंगे ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, क्योंकि जैसा आप प्रभाव इस पॉइंट पे डाल रहे हैं वैसा प्रभाव आपको फंक्शन के वैल्यू पे नजर आएगा। ठीक है, एक्स की वैल्यू बढ़ेगी तो फंक्शन की वैल्यू भी बढ़ेगी, एक्स की वैल्यू कम होगी तो फंक्शन की वैल्यू भी कम होगी, तो ऐसी स्थिति में वो फंक्शन इंक्रीजिंग कहलाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए आप देख लो, एफ एक्स इज इक्वल टू, अगर मैं डिफाइन करूं एक्स स्क्वायर से, ठीक है, अब देखेंगे एक्स की पॉजिटिव वैल्यूज के लिए ये फंक्शन मोनोटोन इंक्रीजिंग है, लेकिन एक्स की नेगेटिव वैल्यूज के लिए ये फंक्शन मोनोटोन डिक्रीजिंग है। अब आप कहेंगे सर ये कैसे, चलो एक्स की पॉजिटिव वैल्यूज के लिए पहले बात करते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव वैल्यू जैसे 2 रखोगे तो 2 रखोगे तो कितना मिलेगा, 2 रखोगे तो कितना मिलेगा, तो 2 स्क्वायर जो कि 4 हो गया। अब 2 को बढ़ा के 3 करो, अब कितना मिलेगा, 3 का स्क्वायर 9 हो गया। तो आपने देखा इसकी वैल्यू बढ़ाई, एक्स की वैल्यू बढ़ाई तो फंक्शन की वैल्यू भी बढ़ गई। देखो तो ये क्या हुआ, इंक्रीजिंग हो गया। ठीक है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फॉर पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ एक्स। अब चलिए अपन एक्स की नेगेटिव वैल्यूज के लिए बात करते हैं, अभी अभी आपको क्लियर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब एक्स की नेगेटिव वैल्यू के लिए बात करते हैं, चलिए क्या होगा देखते हैं। चलो सबसे पहले अपन रखते हैं -2 रख के देखो, चलो -2 रख के देखो तो क्या मिलेगा, -2 का वर्ग 4 हो जाएगा। अब -1 रख के देखो, देखो मैंने इसको बढ़ा दिया, -1 -2 से बड़ा होता है। अब यहाँ पे रख के देखो आप, तो -1 का वर्ग 1 आ जाएगा, तो ये तो कम हो गया, 4 से 1 हो गया, ये तो ये बढ़ा किंतु ये कम हो गया, यानी कि x की नेगेटिव वैल्यूज के लिए ये फंक्शन क्या है, यहाँ पे मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है, जबकि पॉजिटिव वैल्यूज के लिए क्या है, इंक्रीजिंग है। इसलिए तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है दोस्तों, देखिए यहाँ पे ये ऐसा। ठीक है दोस्तों, तो देखो कितना गजब तरीके से आपने इसको देखा, आपने समझा। ये देखो इस तरफ ग्राफ आपको चढ़ता हुआ दिख रहा है और इस तरफ ग्राफ आपको उतरता हुआ दिख रहा है। जैसे जैसे आप राइट साइड बढ़, लेफ्ट टू राइट बढ़ते जाने से आप बताओ ग्राफ कब उतरता हुआ और कब चढ़ता हुआ दिख रहा है। मान लो आप इधर से इधर बढ़ रहे हो, ठीक है, यहाँ से बढ़ रहे हो तो आप ग्राफ उतरता हुआ देखोगे, फिर आगे बढ़ोगे तो इधर से ग्राफ चढ़ता हुआ देखोगे। तो इस तरफ वर्धमान, इस तरफ ह्रासमान है फलन। तो इस तरीके से इसके बहुत सारे आपने एग्जाम्पल पढ़े होंगे दोस्तों, बचपन में अपन पढ़े हुए स्कूल के कक्षाओं में मोनोटोनिक फंक्शन अपन पढ़े हुए हैं। चलिए अब अपन मेन कहानी को आगे बढ़ाते हैं। मान लेते हैं डेल्टा बराबर एप्सिलॉन अपॉन एफ बी माइनस एफ ए प्लस 1। ऑब्वियस ये बात है कि ये ग्रेटर देन 0 होगा दोस्तों। क्यों क्यों ऐसा, क्योंकि देखो अब ये इंटरवल ए बी है, तो ऑब्वियस सी बात है भैया इंटरवल है, इसका मतलब यहाँ पे आपके पास बी क्या होगा, बी ए से बड़ा होगा। ऑब्वियस सी बात है, बी ए से बड़ा है तो सीधी सी बात है कि बी पर फंक्शन की वैल्यू ए पर फंक्शन की वैल्यू से कभी छोटी नहीं हो सकती, क्योंकि बी बड़ा है ए से। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग अपन मान के चल रहे हैं दोस्तों, यानी कि अगर बी ए से बड़ा है तो बी पर फंक्शन की वैल्यू ए पर फंक्शन की वैल्यू से सदैव ग्रेटर देन और इक्वल टू होगी दोस्तों। ग्रेटर देन और इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे पॉसिबिलिटी इक्वल टू की भी, इक्वल टू भी हो सकता है। यदि मान लो एफ कांस्टेंट फंक्शन है तो एफ भी एफ ए के बराबर हो जाएगा, सीधी सी बात है। ठीक है, इसलिए अब देखो एफ भी एफ ए के बराबर हो जाएगा तो ये पूरा शून्य हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, है ना भाई, नहीं तो ये अपरिभाषित रूप हो जाएगा। इसलिए उससे बचाने के लिए अपन +1 करके ऐड किए, क्योंकि देखो मान लो यदि एफ भी एफ ए के बराबर हो गया तो ये पूरा नष्ट, पूरा 0 हो जाएगा। अगर 1 ऐड न हुआ होता तो ये हम लोग एक अपरिभाषित रूप हमको मिलता, इसलिए हम +1 करके उसको बचा रहे हैं, ताकि अगर एफ बी एफ ए के बराबर हो भी जाए तब भी चिंता की कोई बात ना हो। ठीक है, तो डेल्टा बराबर अपन मान लिए एप्सिलॉन अपॉन एफ बी माइनस एफ ए प्लस 1। ऑब्वियस सी बात है ये ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि एफ बी यहाँ पे आपके पास एफ ए से बड़ा है, बराबर है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अपन एक पार्टीशन ले लेते हैं। ठीक है, इस इंटरवल ए बी का पार्टीशन ले लेते हैं, जहां इस पी पार्टीशन का जो नॉर्म है वो लेस देन डेल्टा है। ठीक है, डेल्टा इस तरीके से डिफाइन हुआ है। नॉर्म ऑफ पार्टीशन क्या होता है आप सभी को पता होगा, लेंथ ऑफ लार्जेस्ट सब इंटरवल, सबसे बड़े उप अंतराल की लंबाई को अपन बोलते हैं नॉर्म। ठीक है, एफ कैसा है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है। ऐसी स्थिति में अब देखो दोस्तों, जैसे ये इंटरवल है, ith सब इंटरवल है, जिसमें ये लेफ्ट वाला एंड पॉइंट, ये राइट वाला एंड पॉइंट, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये बिंदु छोटा है, ये बिंदु बड़ा है, अर्थात फंक्शन की अगर इन्फिमम वैल्यू की बात होगी तो वो इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग मिलेगी, और सुप्रीमम वैल्यू की बात होगी तो वो इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग मिलेगी, क्योंकि इन दोनों बिंदुओं से ये छोटा ये बड़ा है। इस अंतराल के जो ये लेफ्ट एंड पॉइंट और राइट वाले एंड पॉइंट है, इन दोनों बिंदुओं में ये छोटा ये बड़ा है, तो फंक्शन इंक्रीजिंग होने के नाते छोटे बिंदु पर छोटी वैल्यू, बड़े बिंदु पर बड़ी वैल्यू देगा। यानी कि इन्फिमम वैल्यू हमको मिलेगी xi-1 में, जिसको अपन mi बोल दिए। ठीक है, और सुप्रीमम वैल्यू अपने को मिलेगी
इस पॉइंट एक्स आई के करस्पॉन्डिंग, यानी कि एफ एक्स आई, जिसको अपन कैपिटल एम आई कहे हैं दोस्तों। तो ऐसा क्यों हो पा रहा है? क्योंकि फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, ऐसा चढ़ता हुआ होगा। तो शुरुआती बिंदु पे ही ये अपना इन्फिमम वैल्यू देगा और ये अंतिम बिंदु पे ही अपना क्या देगा? ये सुप्रीमम वैल्यू देगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अब हम यूपीएफ माइनस एलपीएफ कैलकुलेट करते हैं। आप सभी को इनका डेफिनेशन पता होगा, अपर रिमार्क सम, लोअर रिमार्क सम, समेशन एम आई इंटू एक्स आई माइनस 1, फिर वैसे माइनस समेशन स्मॉल एम आई इंटू एक्स आई माइनस 1। तो इस तरीके से ये हो गया। फिर आप देखो समेशन समेशन हमने कॉमन ले लिया, एक्स आई माइनस 1 अपन ने कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा एम आई माइनस एम आई। और ये एम आई कौन है भैया? एफ एक्स आई। एम आई है ना भाई, ये कौन है? ये वाला एम आई एफ एक्स आई माइनस 1। ठीक है, तो ये इस तरीके से अपन ने लिख लिया। अब देखो गौर कीजिएगा, एक्स आई माइनस 1 क्या है? ith सब इंटरवल की लंबाई, आईवे उप अंतराल की लंबाई। जबकि नॉर्म ऑफ टी क्या होता है? सबसे बड़े उप अंतराल की लंबाई। अब जब खुद सबसे बड़े उप अंतराल की लंबाई जब डेल्टा से छोटी है, तो ये आईवे उप अंतराल की लंबाई फिर डेल्टा से छोटी क्यों नहीं होगी? बताओ भैया। इस पार्टीशन के मदद से बहुत सारे सब इंटरवल तैयार होंगे, उनमें से जो सबसे बड़ा वाला सब इंटरवल रहता है उसकी लंबाई को अपन नॉर्म ऑफ टी कहते हैं, और वो नॉर्म ऑफ टी आपके पास यहाँ पे डेल्टा से छोटा अपन ने लिया है। यहाँ पे देखो आप, तो जब सबसे बड़े उपअंतराल की लंबाई खुद वो डेल्टा से छोटी है, तो फिर आईवा उपअंतराल की लंबाई डेल्टा से छोटी क्यों नहीं होगी? तो ये निश्चित रूप से होगी। इसलिए इतना लेस देन डेल्टा, इतना लेस देन डेल्टा लिखे। और ये बची हुई चीज दोस्तों अपनी जगह पे आप देख लो, ये बचा हुआ चीज जो है वो अपनी जगह पे है, और ये लेस देन डेल्टा करके ये इक्वल टू के जगह पे अब वो अगले लाइन में क्या क्या दिख रहा है आपको? डेल्टा दिख रहा है। ठीक दोस्तों, अब देखिए, अब बोलोगे सर ये चलो ठीक है डेल्टा तो डेल्टा दिख रहा है अपने को, ये पूरा कैलकुलेट करके आप ये कैसे कैसे लिख दिए, क्या है? तो दोस्तों देखो ये कैसे आया है, ध्यान दीजिएगा। बहुत सरल सिंपल सा बात है। यहाँ पे मुझे कुछ लाइनें मिटानी होगी, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। आपको समझ में आ जाएगा, कुछ चिंता की बात नहीं है, बहुत ईजी है। देखो दोस्तों, यहाँ पे i इज इक्वल टू 1 टू कहाँ तक चले? n तक। चलो i का मान 1 2 3 4 बढ़ाते जाओ, रखते जाओ, n तक खींचो। चलो तो i का मान 1 रखोगे तो fx1 माइनस fx0 हो जाएगा। i का मान 2 रखोगे तो fx2 माइनस fx1 हो जाएगा, और इस तरीके से ये चलते रहेगा चलते रहेगा। लास्ट में पहुंचेंगे अपन fxn माइनस fxn माइनस 1, इस तरीके से। तो गौर से देखो दोस्तों, ये fx1 माइनस fx1 कटेगा, ठीक है। ये क्या लिखा है? fx2, ये इसके बाद माइनस fx2 आएगा, उससे कट जाएगा ये। ऐसे ही ये fxn माइनस 1 लिखा है ना, ये इसके पहले माइनस में fx माइनस 1 आएगा तो वो उससे कट जाएगा, ठीक है। ये आगे एक fx2 आएगा माइनस में, उससे कट जाएगा। तो बचेगा कौन आपके पास? बचेगा fxn और fx0। तो fxn माइनस fx0 बचेगा। और ये xn कौन है? यही xn तो b है, अंतिम बिंदु b रहता है, शुरुआती बिंदु a रहता है, तो ये fb माइनस fa है। तो ये देखो, पहले अपन fxn माइनस fx0 लिखे, फिर उसी को अपन क्या लिखे? fb माइनस fa। ठीक है दोस्तों, और ये जो अपन इसको अपन लेस देन डेल्टा जो लिखे थे वो अपनी जगह पे। अब डेल्टा का मान जो आप माने हो ना, ये जो डेल्टा का वैल्यू आपने यहाँ पे माना हुआ है उसको अब रख दिए दोस्तों। अब ये पूरी क्वांटिटी जो है आपको दिख रही है, ऊपर में एफ बी माइनस एफ ए हो गया और नीचे एफ बी माइनस एफ ए प्लस 1 है, तो ये पूरा क्वांटिटी एप्सिलॉन से छोटा है, और इसीलिए यूपीएफ माइनस एलपीएफ, यूपीएफ माइनस एलपीएफ, देखो यूपीएफ माइनस एलपीएफ इससे छोटा और ये पूरा एप्सिलॉन से छोटा, इसलिए यूपीएफ माइनस एलपीएफ सीधे किससे छोटा? एप्सिलॉन से छोटा। अब आप बोलोगे सर वो समझ में नहीं आ रहा है कि ये पूरा चीज एप्सिलॉन से छोटा कैसे होगा, तो चलिए तो दोस्तों देखिए ये कैसे होगा, ध्यान से देखिएगा। हम आपको अभी बता रहे हैं कि ये एप्सिलॉन से छोटा कैसे होगा। देखो, अच्छा एक बात बताओ, मेरे पास अगर एक तरफ एफ बी माइनस एफ ए है और दूसरे पक्ष में है आपके पास एफ बी माइनस एफ ए प्लस 1 है, बताओ दोनों में से कौन बड़ा था? आप बोलोगे ऑब्वियस ही बात है सर, ये देखो एफ बी माइनस एफ ए यहाँ भी लिखा है यहाँ भी लिखा है, जबकि इधर क्या है? प्लस 1 एक्स्ट्रा है, तो ये बड़ा होगा सर, सीधी सी बात है। तो मैं कहूंगा हाँ ठीक है ये बड़ा होगा। ओके चलिए, अब उसको क्या करो, पकड़ के नीचे ला लो, तो क्या होगा बताओ? एफ बी माइनस एफ ए अपॉन क्या होगा? एफ बी माइनस एफ ए प्लस 1, ठीक है। और उधर कौन है? कुछ नहीं, अभी नीचे आ गया तो इधर 1 बचेगा। ओके, यहाँ तक के इजी क्लियर हो गया होगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब दोनों और आप एप्सिलॉन को गुणा कर दो, ये एप्सिलॉन को गुणा इधर, ये एप्सिलॉन को गुणा इधर। अब देखो ये पूरा चीज
लेस देन एप्सिलॉन दिखा कि नहीं दिखा बताओ। तो वही तो है, देखो ये पूरा चीज जो है वो यही है, और वो लेस देन क्या है एप्सिलॉन। ये अभी आपने खुद सिद्ध किया, देखो ये 2 लाइन में सिद्ध हो गया। तो ये लेस देन क्या हो गया एप्सिलॉन हो गया दोस्तों। और इस तरीके से यूपीएफ माइनस एलपीएफ लेस देन एप्सिलॉन, इसका मतलब क्या है, ये तो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है किसी भी फंक्शन के रिमान इंटीग्रल होने के लिए। कोई भी फंक्शन रिमान इंटीग्रल होगा यदि ये वाली कंडीशन सच होती है, यदि और केवल यदि। तो हमने जो आगे इतना सारा सॉल्व करके हम जिस नतीजे पर पहुंचते हैं, जिस नतीजे पर अपन अभी पहुंचे हैं, ये तो रिमान इंटीग्रल होने के लिए यही तो शर्त होनी चाहिए थी, और वो हो रही है। यूपीएफ माइनस एलपीएफ लेस देन एप्सिलॉन अगर आपने ला लिया है तो निश्चित रूप से मतलब ये सिद्ध हो गया कि एफ इंटरवल ए बी में क्या है, रिमान इंटीग्रेबल है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से आपको सिद्ध करना, यही हमें सिद्ध करना था, यही हमारा टारगेट था। अब एक बात, प्रश्न में सिर्फ मोनोटोनिक फंक्शन बस बोला था, थ्योरम के स्टेटमेंट में फंक्शन को क्या बोला है, मोनोटोनिक फंक्शन। तो इसलिए हमने अपनी इच्छा से पहले उसको मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग मान के चला और इस थ्योरम को हमने प्रूफ कर दिया। फिर नीचे पर लिखे कि अगर मान लीजिए आप इस फंक्शन को मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग मान के भी अगर बनाएंगे तब भी आप इस थ्योरम को प्रूफ कर सकते हैं। तो फंक्शन चाहे मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग रहे चाहे मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग रहे, ये थ्योरम सर्वथा सत्य है, सर्वथा मतलब ऑलवेज ट्रू कि हाँ भाई एवरी मोनोटोनिक फंक्शन जो है वो रिमान इंटीग्रेबल होता है, चाहे फंक्शन मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो चाहे मोनोटोनिक डिक्रीजिंग हो। तो उसी को अपन ने लिखा है कि सिमिलरली इफ f इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन वी कैन इजिली, बहुत आसानी से हम इसी चीज को सिद्ध कर सकते हैं कि f इंटरवल a b में रिमान इंटीग्रेबल होगा। तो इस तरीके से आपको थ्योरम को प्रूफ करना दोस्तों। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। इसके पहले के वीडियो जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उन सभी के वीडियोस के लिंक जो है वो मिल जाएंगे दोस्तों। थैंक यू सो मच, जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।